ओके हेलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्स के पोस्टुलेट्स के बारे में जान लिया। अब इस क्लास में हम लोग मेजरली बोर के मॉडल के बारे में जानेंगे। अभी तक मॉडल बनाने के लिए जो छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए थी वो पोस्टुलेट्स थी, अब मॉडल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली बात है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, इसको पढ़ा है तुमने, बस नाम अलग चीज से पढ़ा है तुम लोगों ने। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये बेसिकली है क्या, ये है इंटीग्रल नंबर्स नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब इनको तुमने देखा जरूर है और पहले से तुम्हें पता भी है। ये जो शेल्स होते हैं, हम लोगों ने जो छोटी क्लास में शेल पढ़ा है, लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, है ना, KLMN करके पढ़ते थे, या फिर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, फिर दूसरे का सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ये वाली बात हो गई। तो यही चीज जो हमने शेल छोटी क्लास में पढ़ा है, इसी को उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंपल सी बात है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हो सकता है यहां पे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन हो सकता है दूसरे वाले में, हो सकता है तीसरे वाले में हो, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बोर के मॉडल में जो अगली चीज थी वो थी क्या, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब मान लो मेरे पास ये शेल है, तुम्हें पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, n = 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब मान लो इनमें से किसी का भी, चलो मान लो यहां से 1 2 3 थर्ड वाले का अगर तुम चाहते हो रेडियस निकालना, सेंटर से यहां तक का रेडियस निकालना चाहते हो, तो इसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n²a0। ध्यान रखो ये निकालना बहुत इजी है। यहां पे जो Rn है, Rn का मतलब है रेडियस किसी भी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। अगर मान लो तुम्हें पहले वाले का निकालना है तो R1 हो जाएगा, दूसरे वाले का निकालना है तो R2, तीसरे वाले के लिए R3, ऐसे सिंपल सी चीज है, ऐसा और कुछ मतलब नहीं है इसका। यहां पे n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वही है कि अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहले का रेडियस आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो दूसरे का रेडियस, 3 पुट करोगे तो चौथे मतलब थर्ड का रेडियस, ऐसे करके आ जाएगा। और यहाँ पे a0 क्या है, सिंपली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये लिखने का बस तरीका होता है, मतलब ये एक सिंपल सा एक नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये तुम्हें आंसर दे देगा कि यहाँ पे तुमने वैल्यू पुट करी और तुम्हारे पास रेडियस आ गया। नेक्स्ट चीज जो बोर ने बताई वो थी क्या, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। तुम लोग को याद होगा कि रदरफोर्ड के मॉडल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एनर्जी नहीं बता पाए थे किसी भी शेल की। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, बट वो एनर्जी नहीं बता पाए थे कि एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है, वो डिटेल में नहीं समझा पाए थे। बोर ने इसमें एनर्जी के बारे में भी बताया कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी शेल है, अगर मैं इस वाले ही शेल की बात करता हूं तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, चाहे इस शेल में या किसी दूसरे भी स्टेशनरी स्टेट में, किसी को भी, वहां पे अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में तुम्हें अगर एनर्जी निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और फॉर्मूला क्या रहेगा, -RH × 1/n²। सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है। यहां पे ध्यान रखना कि RH मेरे पास क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, 2.18 × 10⁻−18। ध्यान रखना ये रिडबर्ग जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम कब यूज करते हैं, जब हमें एनर्जी निकालनी है, और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और जो हमने इससे पहले रिडबर्ग कांस्टेंट यूज किया था 109677, वो क्या था, वो अलग केस था। वहां पे हम लोग किसकी मदद लेते थे, एक्चुअल में हमें वहां पे वेव नंबर निकालना था। तो वेव नंबर निकालते समय जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है ये। बट हम जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रिडबर्ग कांस्टेंट तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, वहां अलग यहां अलग क्यों। यहां पे एनर्जी की बात हो रही है और वहां पे वेव नंबर की बात हो रही थी, ध्यान रखना। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगली बात हमारे पास क्या है कि अगर मान लो मैं n = 1 के लिए वैल्यू, n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, रिडबर्ग कांस्टेंट पता ही है मुझे, तो एनर्जी निकालूंगा तो फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी मेरे पास ये आ जाएगी, सेकंड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, थर्ड के लिए मेरे पास, ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाओ। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके लिए एनर्जी ये आएगी। तुम नोटिस करोगे कि 2.18 से 0.545 हो गया, है ना, फिर उसके बाद 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, उसके बाद 0.08 हो गया। तुम नोटिस करोगे कि 2 से 0.5, 0.2, 0.1, 0.08 वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। तो तुम देख सकते हो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, बट क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जरा ध्यान से सुनो। 6 5 4 3 2 1
तुम बोलोगे हाँ वैल्यू डिक्रीज कर रही है, बट जैसे ही मैं इनके आगे माइनस लगा दूंगा तुम खुद बोलोगे नहीं नहीं अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और हमें पता है -1 -6 से ज्यादा बड़ा होता है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकली तुम्हें लगेगा 2.18 से लेकर 0.08 तक वैल्यू डिक्रीज कर रही है, बट नहीं, आगे एक माइनस लगा है और उस माइनस की वजह से तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी पहले शेल से आगे वाले शेल की तरफ जब तुम बढ़ते हो तो तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज करती है। और ये बात मैंने तुम्हें अच्छे से पहले भी बताई हुई है कि जब तुम ये सबसे पहले वाले शेल में होते हो तो एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम, और जितना तुम इससे दूर जाते जाओगे तुम्हारी एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और सेम चीज हमें इस इक्वेशन में भी देखने को मिल रही है। और सेम इसी चीज की वजह से, इसी कंसेप्ट से हम एक बहुत आसान चीज समझ सकते हैं और वो क्या है, एनर्जी एट इंफिनिटी। अगर मुझे इंफिनिटी पे एनर्जी जाननी है तो कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो। अगर मान लो इंफिनिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया इन्फ्लुएंस से, किसके, न्यूक्लियस के। मेरे पास ये रहा, मेरे पास बीच में प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस कह सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। अब वो उससे दूर चला गया और उससे इतना दूर चला गया कि n इक्वल्स टू, अब हम इंफिनिटी मानेंगे, पहले n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 मान रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन इतना दूर जा चुका है कि हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, n इक्वल्स टू इंफिनिटी मान रहे हैं। कहने का मतलब अब ये इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसके वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस के वजह से इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे होगा क्या कि हम लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, और इंफिनिटी पे जो एनर्जी होती है उसको हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। अब तुम बोलोगे यार अगर हम बाहर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है तो इंफिनिटी पे तो एनर्जी होनी चाहिए ना, 0 क्यों है यहाँ पे एनर्जी। तो इस चीज को बड़े ही आसान से तुम आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे जब हम पहले शेल में थे तब मिनिमम एनर्जी थी और वो कितनी थी, -2.18 थी, वो सबसे कम एनर्जी थी। यानी जैसे ही तुम बाहर जाओगे, बाहर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है, भले ही वो नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ी, बट बढ़ी तो है ना। और यही होता है कि इंफिनिटी पे जाके एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। और मैक्सिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर सकता है वो है 0। समझ में आ गई बात। तो नेगेटिव एनर्जी से तो अच्छा है 0 एनर्जी हो जाए, यही चीज यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले की वजह से, इस कंसेप्ट की मदद से हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, n स्क्वायर कह सकते हो जो भी तुम। अब यहाँ पे n की जगह तुम इंफिनिटी रखोगे तो 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। अब ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो सकता है और तुम कंसेप्चुअली भी इस चीज को समझ सकते हो। अब अगले कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पीछे वाला समझना पड़ेगा और वो क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मेरे पास जो पहला शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बात पता है। हीलियम में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी नई बात है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब बट यहां पे ध्यान रखना, सोचो अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम क्या हो जाएगा, He पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें भी अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। इसमें से मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये Li2 पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें भी अब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम में से मान लो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, Be3 पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये जो मैंने कहानी बोली वो क्यों बोली, इसके लिए मेरे पास एक नया कंसेप्ट आता है, वो क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। कहने का मतलब He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया या बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया, ये सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं है। आई अग्री, ये हाइड्रोजन नहीं है, बट ये हाइड्रोजन जैसे हैं, हाइड्रोजन लाइक हैं। क्यों, क्योंकि सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जैसे हैं क्योंकि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमने एक सब में से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इस वजह से, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इनके लिए भी एनर्जी की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला दिया, रेडियस का फॉर्मूला दिया, वैसे इनके लिए भी रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला दिया जा सकता है और ये है वो फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे कि इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक्चुअल में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो क्या है, Z, जो कि होता है एटॉमिक नंबर। तुम देख सकते हो यहाँ पे Z² आया है, यहाँ पे Z आ गया, और सिर्फ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वहां सिर्फ n² A0 होता है और एनर्जी के केस में सिर्फ RH/n² होता है माइनस के साथ। Z की वैल्यू नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू
वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो तुम 1 पुट करो, खासा फर्क पड़ेगा नहीं। बट हीलियम के लिए Z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, बेरिलियम के लिए 4 होता है, तो तुम्हें एटॉमिक नंबर भी पुट करना पड़ेगा और इस तरीके से तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे हम हाइड्रोजन का निकालते थे एनर्जी और रेडियस, वैसे ही इनकी भी एनर्जी और रेडियस निकाली जा सकती है, बस तुम्हें एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, यही फर्क है। अब आखिरी चीज है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है, उसका फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है, बट यहां पे जो तुम पढ़ रहे हो बहुत ही स्पेसिफिकली तुम्हें इक्वेशन नहीं दी हुई है, ये एनसीईआरटी है और उसमें तुम देख सकते हो प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर। यहां पे बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन तुम्हें अभी नहीं बताई गई है, हालांकि उसको डिराइव किया जा सकता है और वो हमें अच्छे से पता करा जा सकता है, ठीक है, वो अलग बात है, बट अभी के लिए इस 11th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए तुम्हें नहीं बताया जा रहा। 12th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। कहने का मतलब तुम अगर n इज इक्वल्स टू 1 होगी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, n इज इक्वल्स टू 2 होगी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, 3 होगी कम हुई, 4 हुई और कम हुई, तो यानी n की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही घटती चली जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगली चीज क्या है कि v है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के यानी एटॉमिक नंबर के लिए। कहने का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो किस में होगी, बेरिलियम में होगी, और सबसे कम जो स्पीड होगी वो किस में होगी, हाइड्रोजन में होगी। बस मैंने ये एक ब्रीफ आइडिया दिया है वेलोसिटी का, ये कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें वो चीज पढ़नी नहीं है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी बोर के मॉडल की, जहां हमने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सारी बातों को देख लिया और उन्होंने वो सारी बातें कैसे देखी। अभी इसके बारे में जो भी बातें हैं बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। बाय बाय।